गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड के बहुत बेसिक टॉपिक, बेसिक रेफ्रिजरेशन टूल्स के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा नाम सौरभ सोनी है और मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संबल में अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। ट्रेनीज, आज आप लोगों के लिए जो कि फर्स्ट ईयर में नए ट्रेनीज हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोग जान सकेंगे कि बेसिक रेफ्रिजरेशन टूल्स का क्या इम्पोर्टेंस है और उनका क्या क्या यूज है और कौन कौन से टूल्स हमारे बेसिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो स्लाइड की सहायता से मैं आपको इन टूल्स के बारे में बताऊंगा। ये आप देख रहे हैं बेसिक रेफ्रिजरेशन टूल्स। जैसे कि यहाँ देखा जा सकता है कि रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनर के लिए ये टूल्स जो दो मैकेनिक यहाँ दिख रहे हैं वो यूज कर रहे हैं और इन टूल्स को हर एक, जहाँ भी आपको एसी इंस्टॉलेशन करना हो या एसी की रिपेयरिंग करनी हो या एसी का मेंटेनेंस करना हो या रेफ्रिजरेटर की रिपेयरिंग करनी हो, रेफ्रिजरेटर का मेंटेनेंस करना हो या कमर्शियल लेवल पे, औद्योगिक लेवल पे भी आप इनको देखेंगे कि ये टूल्स बहुत उपयोग किए जाते हैं। तो इन्हीं टूल्स में आप देखेंगे पहला जो टूल्स है ट्यूब कटर। ट्यूब कटर एक बहुत आवश्यक टूल है जो कि ट्यूब को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉपर की जो ट्यूब्स होती हैं उनको ट्यूब कटर के माध्यम से काटा जाता है और ट्यूब कटर में 3 व्हील्स लगे होते हैं। व्हील्स यानी पहिए लगे होते हैं। इन व्हील्स के बीच में जो वो एक कटर का कार्य करते हैं। जो 3 व्हील्स रहेंगे, 2 सपोर्टिंग व्हील्स रहेंगे उसमें और एक कटर रहेगा। तो यहाँ पे जो देख रहा है कि यहाँ पे जो नट है इसको जैसे ही जैसे हम टाइट करते हैं उन व्हील्स और कटर के बीच में ट्यूब फंसती चली जाती है और धीरे धीरे जब हम इसको घुमाते हैं तो दबाव पड़ता है ट्यूब के ऊपर और ट्यूब धीरे धीरे कटती हुई चली जाती है। तो कैसे ट्यूब को काटा जाता है ये प्रैक्टिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है और ट्यूब को काटते समय ट्यूब उड़े ना, इसके लिए भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। ट्यूब जो आकार में होती है 1/8 है, जिसे 1/2 इंच व्यास में काट सकते हैं और बड़े ट्यूब को काटने के लिए बड़ा ट्यूब कटर प्रयोग किया जाता है। अगला है फ्लेयरिंग टूल। फ्लेयरिंग बेसिकली तांबे की जो रॉड होती है जो कि हमारे एयर कंडीशनर्स में और रेफ्रिजरेटर में उपयोग की जाती है, उनके जो मुहाने होते हैं उनको मोड़ा जाता है, वो प्रोसेस कहलाती है फ्लेयरिंग। फ्लेयरिंग के लिए एक जो यहाँ पे कई व्यास जो फ्लेयरिंग ब्लॉक होता है, यहाँ देखिए आप, यहाँ फ्लेयरिंग ब्लॉक दिया हुआ है और इसके बाद एक ये स्टैंड टाइप का दिया हुआ है, इसको योक कहते हैं, योक। तो फ्लेयरिंग ब्लॉक में अलग अलग डायमीटर के होल्स होते हैं। इनके बीच में हम लोग जो कॉपर की ट्यूब्स होती है उनको फंसा देते हैं। इसके बाद ये जो फ्लेयरिंग योक होता है इसको इसमें फंसा के धीरे धीरे घुमाया जाता है और जब तक घुमाया जाता है जब तक कि उसका फ्लेयर नहीं बन जाता है। तो इस तरह से एक फ्लेयरिंग की प्रोसेस की जाती है। इसके बाद आता है स्वैगिंग टूल। स्वैगिंग टूल का प्रयोग किया जाता है दो कॉपर की जो ट्यूब होती है उनको जोड़ने के लिए। जैसे कि 2 ट्यूब है, यदि वो सेम डायमीटर की है या उनके डायमीटर में थोड़ी बहुत अंतर है, यानी कि व्यास में थोड़ी बहुत अंतर है, अब वो दोनों एक दूसरे में फिट करनी है हमें। तो फिट करने के लिए हमें चाहिए कि एक जो कॉपर की जो ट्यूब है उसको थोड़ी फैलाना आवश्यक है, उसके जो अंदर की डायमीटर है उसको फैलाना आवश्यक, तभी वो दूसरे के ऊपर फिट आ पाएगी। तो उसको फैलाने के लिए जो टूल का उपयोग किया जाता है वो स्वैगिंग टूल कहलाता है। स्वैगिंग टूल में क्या होता है, फ्लेयरिंग ब्लॉक में हम ट्यूब को फंसाएंगे और फ्लेयरिंग ब्लॉक में हम ट्यूब को फंसाने के बाद उसमें स्वैगिंग टूल की मदद से जो इंटरनल उसकी डायमीटर रहेगी उसको फैला देंगे। इसके बाद दूसरी जो ट्यूब रहेगी उसके अंदर फिट आ जाएगी और आसानी से उसमें ब्रेजिंग की जा सकती है। नेक्स्ट आता है ब्रेजिंग टॉर्च। जब 2 तांबे की जो कॉपर की जो ट्यूब होती है उनको आपस में जोड़ने के लिए ब्रेजिंग टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। ब्रेजिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि गैस के माध्यम से हम लोग गैस के और फ्लेम के माध्यम से जो आग होती है, आग के माध्यम से, फायर के माध्यम से ट्यूब जो होती है उनको पिघला के और जोड़ते हैं। यहाँ पे 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की कॉपर की ट्यूबिंग के लिए 800 डिग्री फ़ारेनहाइट की आवश्यकता होती है। आमतौर पर कॉपर की ट्यूब भी उपयोग की जाती है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में। और इन अनुप्रयोगों में प्रोपेन, नेचुरल गैस, प्रोपाइलिन गैस इत्यादि अधिक यूज की जाती है।
अब आजकल ऑक्सीजन एसिटिलीन का भी प्रचलन है। 3600 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर यहाँ अधिक अच्छा जोड़ बनाया जा सकता है ऑक्सीजन एसिटाइलिन के माध्यम से। कॉपर ट्यूब को जोड़ते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जहां भी ये जोड़ने का कार्य किया जाए वो जगह थोड़ी हवादार होनी चाहिए ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। अगला है कॉपर ट्यूब बेंडर। ट्यूब को बेंड करने के लिए जो ट्यूब बेंडर का प्रयोग किया जाता है, इसमें अलग अलग आकार की ट्यूब होती हैं और यहाँ पर कॉपर ट्यूब बेंडर जो होता है उसको एडजस्ट किया जा सकता है ट्यूब की डायमीटर के अनुसार। 1/4 से 5/16 फिर 3/8 अलग अलग जो डायमीटर होती है, अलग अलग जो डायमीटर का जो ट्यूब रहेगा उसको आप इसके माध्यम से मोड़ सकते हैं और इसमें फिट करके और बड़े ही आसानी से कॉपर की ट्यूब को मोड़ा जा सकता है कि जहां पर आप देखते हैं कि एसी या बड़े बड़े इंस्टॉलेशन होते हैं, कमर्शियल एसी जहां लगे होते हैं, उनमें ट्यूब को कभी कभी मोड़ना भी पड़ जाता है। तो उसके लिए उसमें कोई भी दरार ना आए, किसी तरह से चटकर ना आए, इसके लिए कॉपर ट्यूब बेंडर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है एडजस्टेबल रेंच। एडजस्टेबल रेंच में दो जबड़े होते हैं, एक जबड़े को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं और इसमें एक नट दिया हुआ होता है। यहाँ देखते हैं यहाँ नट दिया हुआ होता है। 1/8 इंच से 1 इंच तक के नट और बोल्ट के आकार को ये समायोजित कर सकता है और इसको टूल बॉक्स में हम लोग आसानी से फिट भी कर सकते हैं। ये एक बहुत आवश्यक टूल है। फ्लैट एज स्क्रू ड्राइवर, ये एक स्क्रू ड्राइवर है जिसका एज फ्लैट होता है और 1/4 इंच ब्लेड की चौड़ाई वाला 8 इंच तक स्क्रू ड्राइवर ये सबसे उपयोगी आकार में मिलता है। इसके बाद आता है फ्लिप स्क्रू ड्राइवर। फ्लिप स्क्रू ड्राइवर में आप देख रहे हैं कि ये जो इनके पॉइंट हैं ये अलग तरीके के दिखाए गए हैं और इनमें एक दांते होते हैं जो कि क्रॉस ड्राइविंग एंड के जो दांते होते हैं उनको क्रॉस ड्राइविंग एंड भी कहा जाता है। और ये जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं इनके जो दांते होते हैं ये आसानी से कुंद पड़ जाते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे जो दांते की क्वालिटी वाला फ्लिप स्क्रू ड्राइवर हम प्रयोग में लाएं। इसके बाद आता है एलन रिंच। एलन रिंच को एलन की भी कहते हैं और एलन रिंच या एलन की बहुत आवश्यक टूल है जहां भी एसी इंस्टॉलेशन किया जाता है, विंडो एसी हो या फिर वो स्प्लिट एसी हो। ये हेक्सागोनल शेप में होता है, इसको हेक्सागोनल ड्राइविंग रिंच भी कहते हैं। ये कठोर स्टील, हार्डेंड स्टील के बने हुए होते हैं। विंडो टाइप एयर कंडीशनर जो होता है उसमें स्क्वायरल केज जो फैन होता है उसको हटाते समय एलन की बहुत आवश्यकता होती है और इंडोर यूनिट के सर्कुलर फैन को एलन की स्क्रू के द्वारा बांधा जाता है। स्प्लिट एसी में जब आप देखेंगे कि जबकि गैस की चार्जिंग की जाती है या फिर उसमें कोई भी कंपोनेंट चेक किया जाता है तो गैस को कंडेंसर में रोक दिया जाता है, उसके लिए भी गैस के फ्लो रोकने के लिए भी एलन की स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है लॉन्ग नोज प्लायर। ये एक प्लायर है जिसकी नोज लॉन्ग है, लंबी नोज है। ये 7 इंच लंबी जो प्लायर होती है, 7 इंच तक लंबा होता है ये प्लायर। और इस प्लायर का प्रयोग करने के लिए हम पाएंगे कि यहाँ जहां पे भी किसी प्रॉपर्टी को पकड़ना है या फिर जहां पर भी नॉर्मल प्लायर नहीं पहुंच सकते हैं और सकरा जो हिस्सा होता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है स्लिप जॉइंट प्लायर। स्लिप जॉइंट प्लायर की ये नोज जो है वो नोज टेढ़ी दिख रही है और साइज को समायोजित करने के लिए स्लिप जॉइंट के साथ एक मैकेनिकल प्लेयर भी है और 1/1 इंच से 1/2 इंच तक के जो पाइप हैं उनको ये बांधने के लिए बहुत आसान उपकरण है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल प्लायर। जो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से जुड़े हुए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए इस प्लायर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फ्यूज निकालना है, तारों को बांधना है, फंसे हुए तारों की व्यवस्था करनी है, उनके लिए इस प्लायर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है पाइप रिंच। पाइप रिंच का पाइप और ट्यूब को कसने के लिए जो रिंच प्रयोग की जाती है, जैसे चूड़ीदार जो पाइप है और ट्यूब्स है उनको आपस में यदि आपको कसना है तो उसके लिए पाइप रिंच का प्रयोग किया जाता है। कमर्शियल लेवल पे पाइप रिंच का अत्यधिक यूज है। इसके बाद आता है बॉक्स रिंच। बॉक्स रिंच में आप देख रहे हैं कि एक रिंच है जिसमें दोनों साइड गोलाकार जो होल दिए हुए हैं और ये अलग अलग साइज में पाए जाते हैं, 1 इंच से 1/4 इंच तक की साइज में पाए जाते हैं। ये मेनली कंप्रेसर को असेंबल और डिसअसेंबल के लिए प्रयोग की जाती है, एयर कंडीशनर और ऑटोमेटिव एयर कंडीशनर के लिए। इसके बाद आता है ओपन रिंच।
ओपन एंड हैंड रिंच भी इसको कहा जाता है। इसका अगर 1 इंच से 1/4 इंच तक होता है, और जहां पर भी पहुंच कम होती है, 50 से 75% तक जहां पहुंच कम होती है, वहां इस रिंच का प्रयोग किया जाता है। और रिंच केवल आधा मोड़ सकती है, मतलब जहां पर भी आप नॉर्मल रिंच नहीं पहुंच पाती है, वहां पर ये रिंच हाफ स्क्रू को हाफ खोल के और स्क्रू खोल सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल, इसको रेती भी कहते हैं। फ्लैट फाइल कठोर स्टील की बनी हुई होती है। जैसे नई कटी हुई ट्यूब्स है, उसकी अगर फाइलिंग करनी हो, वर्गाकार करनी हो स्टील को कोष्टक के लिए, और ये जो बर्फ बन जाते हैं, बर्फ को हटाने के लिए इसका फ्लैट फाइल का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो भी सरफेस है उसको आसानी से साफ किया जा सके और दो ट्यूब्स आसानी से एक दूसरे में फिट आ सके। इसके बाद आती है गोल फाइल। गोल फाइल भी रेती है, फाइल को रेती ही बोलते हैं हिंदी में। और जो ये गोल फाइल है, इसका मुख्य कार्य है कि जहां पर गोल जो छेद होता है, उसमें यदि कोई भी हमें जंग साफ करनी हो, या कोई भी बर्फ निकली हुई हो वो साफ करनी हो, या बड़ा बोल्ट फिट करने के लिए फ्लैट वॉशर में छेद बढ़ाना हो, और निश्चित भागों को आकार देना हो जो गोल भाग है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है टेप माप। ये एक इंची टेप है जिसको हम मेजरमेंट के लिए उपयोग करते हैं। जैसे एसी इंस्टॉलेशन करना है, या विंडो एसी हो, या स्प्लिट एसी हो, या किसी कमर्शियल कंपोनेंट्स है एयर कंडीशनिंग के, उनको इंस्टॉलेशन करना है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। हर एक मैकेनिक के लिए एक बहुत जरूरी है, और कई प्रकार से मेजरमेंट किया जा सकता है इसमें। जैसे कि इंच में किया जा सकता है, मीटर में भी किया जा सकता है, सेंटीमीटर में भी किया जा सकता है। अगला है हैक्सॉ। हैक्सा है कि इसका प्रयोग किया जाता है कि लोहे की जो सलाखें हैं या पाइप है उसको काटने के लिए, पीवीसी पाइप की लंबाई को छोटा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें एयर कंडीशनर के लिए जो ब्रैकेट बनाए जाते हैं, विंडो एयर कंडीशनर के लिए, जैसे जैसे आप विंडो में विंडो एयर कंडीशनर को फिट करेंगे, उसको काटने के लिए भी हैक्सा का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक ड्रिल गन। ड्रिल गन का प्रयोग किया जाता है होल करने के लिए या छेद करने के लिए। हम देखते हैं कि एसी इंस्टॉलेशन जब आपको करना है तो उसके लिए दीवार में छेद भी करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक ड्रिल गन का एक महत्वपूर्ण योगदान है इसके लिए। इलेक्ट्रिक ड्रिल गन में इस पोर्शन पे ड्रिल बिट लगती है और ये ड्रिल चक कहलाता है। ड्रिल बिट जैसे जैसे यूज होते होते ड्रिल बिट घिस जाती है और ड्रिल बिट चेंज हो सकती है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक ड्रिल गन का उपयोग है। इसके बाद आता है गेज मैनिफोल्ड। यहाँ गेज मैनिफोल्ड में आप 2 मीटर देख रहे हैं, एक कहलाता है प्रेशर गेज, एक कहलाता है कंपाउंड गेज। प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर में ये गैस चार्जिंग के काम आते हैं। और यहाँ पर जो प्रेशर गेज कंपाउंड गेज 2 गेज है, इनमें बेसिकली ये अंतर है कि जो प्रेशर गेज है वो पॉजिटिव प्रेशर को मेजरमेंट करता है। जितना प्रेशर आपके एयर कंडीशनर में या रेफ्रिजरेटर में भर दिया गया है गैस का, रेफ्रिजरेंट गैस का, उस प्रेशर को प्रेशर गेज मेजर करेगा। और जब रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर को वैक्यूम किया जाता है, तो वैक्यूम करने के बाद निगेटिव प्रेशर जो होता है या वैक्यूम प्रेशर है, उसको मेजर करने के लिए जो है आपका कंपाउंड गेज यूज किया जाता है। तो दोनों गेज जब एक ही इंस्ट्रूमेंट में या एक पाइपलाइन के थ्रू लगे हुए होते हैं तो उसको गेज मैनिफोल्ड कहते हैं। अगला है क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर, जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं कि इसमें क्लैंप लगा हुआ है। क्लैंप मतलब जबड़ा। ये जो जबड़ा है, इसके बीच में जब भी कोई फेस वायर जो होता है, अगर वो उसके माध्यम से करंट अगर फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने के कारण इसमें रीडिंग ये बताएगा। यहाँ पे एम्पियर में एम्पियर बताएगा, ये मतलब करंट मेजरमेंट करेगा, वोल्टेज मेजरमेंट करेगा, और साथ ही साथ ये डीसी को भी मेजरमेंट कर सकता है, और इसके अलावा ये फ्रीक्वेंसी मेजर करता है। तो क्लैंप मीटर का उपयोग बेसिकली वहां पर होता है कि जहां पर जब हम एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर को चेक करने के लिए जो कंप्रेसर का जो फेस वायर है, जितना उसको करंट लेना चाहिए उतने से उसको लगा के देखते हैं फेस वायर के ऊपर, इसके क्लैंप को। तो यदि उतने से कम करंट वो ले रहा है, जो कि हमारे क्लैंप मीटर में शो हो जाएगा, दिख जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि गैस की कमी है। तो इस तरह से क्लैंप मीटर बहुत आवश्यक है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के लिए। तो ये थे हमारे टूल्स जो कि बेसिक रेफ्रिजरेशन और एक एयर कंडीशनर के प्रशिक्षार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। और इस तरह से आप इन टूल्स को जान के अब सीख चुके हैं कि कैसे
बेसिक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग में ये टूल्स प्रयोग होते हैं और कहाँ-कहाँ पर किस टूल्स की आवश्यकता है और किन टूल का योगदान रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में बहुत अत्यधिक है। तो इसके साथ ही हमारी ये क्लास समाप्त होती है और इसके साथ ही आप सभी लोगों को नमस्कार।